बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर टहल टहल के आप लोगों के बीच आके कहानी सुनाऊंगा मैं। कैसे हैं आप लोग? क्या? अरे वाह, क्या सुनेंगे बताइए। अब आप लखनऊ में अपने घर वालों को क्या आदमी बना के सुनाए? जिस शहर में सारी कहानियां हमने जी हैं, वहां पे क्या हम लोग बना के अब सुनाएंगे। आवाज आ रही है सबको? पीछे था, बढ़िया। तो अंकल बैठे हैं यहाँ पे इतने, मेरे को अंकल को देख के, को देख के ये किस्सा मैं सुनाने वाला नहीं था, लेकिन अंकल चूंकि बैठे हैं तो मुझे एक पिताजी का अपने किस्सा मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। कितने लोगों ने यहाँ पे, कोई ऐसा है जिसने पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहानी सुनी हुई है? कोई भी एक आध लोग ऐसे हैं? चलिए एक आध है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अंकल बैठे हैं, उनके रिस्पेक्ट में। मुक्तेश कहाँ है? चलो बढ़िया। तो ऐसा है अंकल, जैसे हर जनरेशन, आजकल मैं अभी पीछे जब आ रहा था तो मैं देख रहा था कई सारे बच्चे रील बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। कई सारे लोग डांस करके, अपना गाना गा के और सब तरह तरह से रील बना रहे हैं। आजकल एक रील अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे जितने भी कई सारे रोग हैं उनमें से एक रोग ये भी है, रील बनाना भी एक रोग है ना। तो जब मैं देख रहा था तो जैसे मैं अब इन लोगों को देख रहा हूँ, मेरी जो उम्र हो गई अंकल, तो मुझे लगता है आजकल के बच्चे सब क्या कर रहे हैं, है ना। हम लोग को, हर जनरेशन को ये लगता है कि आजकल के बच्चे सब क्या कर रहे हैं। असली प्यार तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग चिट्ठी उट्ठी लिखते थे। आखिरी जनरेशन थी जो, कितने लोगों ने यहाँ पे प्यार में चिट्ठी लिखी है? और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो पहला अटेम्प्ट किया प्यार का वो पूरा हो गया? क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं वो पूरा भी हो गया प्यार? चलिए बढ़िया है, मतलब ये बड़ा रेयर है कि इतने लोगों में से भी 4-5 लोगों के हाथ खड़े हो जा रहे हैं। जैसे हम लोग के टाइम में क्या होता था, जैसे IIT जेई का, यही मैं ट्रिवैग नाम की जो कोचिंग है यहाँ पे कोचिंग करता था, तो हम लोग जैसे IIT जेई का आदमी अटेम्प्ट करता है, ऐसे हम लोग प्यार के अटेम्प्ट करते थे 2-3 साल तक। तब जाके कभी नंबर लगता था, कभी ज्यादातर ऐसा होता था कि नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब जनरेशन जब होती है और उसको लगता है कि भाई ये क्या है, आजकल के लौंडे ये क्या कर रहे हैं प्यार, हम लोग किया करते थे प्यार। जैसे आजकल मुझे देख के लगता है ना कि ये बच्चे आजकल के क्या रील बना रहे हैं, हम लोग करते थे, हम लोग चिट्ठियां लिखते थे। ऐसे ही अंकल मेरे पिताजी को लगता था कि आजकल के बच्चे ये क्या कर रहे हैं प्यार, प्यार तो हम किया करते थे, हमारे जमाने में प्यार होता है, ये सब प्यार नहीं है, सब कुछ नकली है। और जो मेरे पिताजी सच्चा प्यार करते थे, वो इस देश के 99% पिताओं की तरह, वो जो सच्चा प्यार करते थे वो मेरी माता जी से नहीं करते थे। वो जो सच्चा प्यार करते थे वो मेरी क्लास 2nd की जो क्लास टीचर थी, मीना पाठक नाम था उनका, और प्यार से पिताजी उनको मीना कुमारी बुलाया करते थे। और हुआ कुछ ऐसा, अब आपको तो अंकल समझ में आ ही रहा होगा कि हुआ कुछ ऐसा कि जैसे हम लोग क्या, जैसे नहीं होता टेस्ट की कॉपी चेक होके आती है, स्कूल से नहीं आता है कि जाके घर पे एक बार साइन करवा लाना, रिजल्ट में करवा लेना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी टेस्ट की कॉपी दी गई। तो उसमें क्या हुआ, मेरे मैथ्स में जो नंबर थे वो 20 में से 19 नंबर आए हुए थे टेस्ट में। दुबे खानदान में 150 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी का मैथ्स में 1 नंबर कटा था। ऐसा कभी हम लोग क्या, ऐसा था हम लोग पढ़ने में तेज थे कि कभी किसी का कटता नहीं था। जब पिताजी ने गुस्से में कॉपी देखी और देखा कि वो जो 1 नंबर का सवाल कटा हुआ है वो असल में मैंने जवाब उसका सही लिखा था, लेकिन वो टीचर की नजर से रह गया था। कई बार, कोई यहाँ पे टीचर है क्या, कोई फीमेल ऐसी हैं जो टीचर हो यहाँ पे? कोई ऐसा है? नहीं, मैं ऐसी कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलूंगा, आप हाथ उठा आप उठा सकते हैं, परेशान नहीं करूंगा मैं। आजकल जैसा टाइम चल रहा है परेशान करना भी नहीं चाहिए तो उन्होंने जब कॉपी देखी मेरी, तो वहां पे था कि वो सवाल सही था, लेकिन उनका गलती से वो चेक होने से रह गई थी कॉपी, है ना। तो उन्होंने कहा यार ये क्या चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है, ये बड़ा गड़बड़ है। तो वो अगले दिन स्कूल बेचारे, हम लोग का उस समय प्रिया स्कूटर हुआ करता था उस समय, वो लहराते हुए प्रिया स्कूटर से वो स्कूल पहुंचे और सामने जो मीना मैडम सामने पड़ गई उनके। मैं सही बता रहा हूं, मैं कोई चीज यहां पे रहती ऐसी कसम खाने लायक तो मैं खा लेता। जब वो पिताजी मीना मैडम से मिले उस फ्रेम में, तो उनका जो गुस्सा था वो ऐसे गायब हो गया जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद से इस देश से काला धन गायब हो गया। जैसे मतलब ना, और मैंने सही बता रहा हूं कि मैं लव एट फर्स्ट साइट जो एक होता है ना टर्म, आपने सुना है लव एट फर्स्ट साइट? जो आप आके बैठे, आपको लगता है ऐसा कुछ होता होगा? नहीं लगता है ना। मैं भी यही सोचता था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उस मोमेंट मेरे पिताजी मीना मैडम से मिले, मुझे पहली बार ये यकीन आया कि लव एट फर्स्ट साइट नाम की कोई चीज होती है।
लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था। तो उन्होंने, मीना मैडम ने पूछा कि अरे दुबे जी यहाँ कैसे? तो पिताजी ने बताया कि भाई मैं तो ऐसे ही स्कूल से गुजर रहा था। तो मैंने सोचा कि लाओ यहाँ पे कुछ इसकी सही चल रही है पढ़ाई है वो, और मैं वहाँ शर्ट खींच रहा हूँ उनके कि नहीं नहीं, अरे बताइए ना कि वो टेस्ट में उन्होंने गलत कॉपी चेक की है, सही से बताइए ना ये करके। तो उन्होंने मुझे ऐसे किनारे किया, मैं कहा नहीं नहीं मैडम सब सही चल रहा है, आप बताइए। कहते नहीं जो दिव्य प्रकाश है ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये थोड़ा और मेहनत करेगा तो क्लास में फर्स्ट आ सकता है। और यहाँ पे कितने लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तो आप लोग तो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि जैसे जब हाई स्कूल का इम्तहान आता है तो कोई एक रिश्तेदार आके बोलता है ना कि बस बेटा हाई स्कूल का पेपर कर लो, उसके बाद जीवन सेट है, होता है ना ऐसा। फिर एकदम से जब 12th का पेपर आएगा फिर कोई आता है रिश्तेदार कि बस बेटा 12th, फिर थोड़े दिन बाद एक कंपटीशन, फिर कंपटीशन के बाद फिर बच्चे का कंपटीशन, फिर आप इसी साइकिल में, आदमी को पैदा होना है, पेपर देना है, धनिया लाना है और मर जाना है, मोटा मोटा यही लाइफ साइकिल। तो मैडम ने कहा कि नहीं नहीं दिव्य प्रकाश जो है थोड़ा सा और फोकस करे तो क्लास में फर्स्ट आ सकता है। तो पिताजी ने कहा अरे बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो पिताजी ने कहा एज अ जिम्मेदार पेरेंट कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो मैडम ने कहा कि बस इनकी जो हैंडराइटिंग है ये बड़ी खराब है, इस पे हैंडराइटिंग पे आप थोड़ा फोकस करिए इनके। तो पिताजी ने कहा बिल्कुल हम करेंगे। अब पिताजी ने वादा तो कर दिया, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जो मेरे पिताजी सुबह लिख लेते थे वो शाम को खुद ही नहीं पढ़ पाते थे अपना। अब एक ऐसे व्यक्ति को मेरी हैंडराइटिंग पे मेहनत करनी थी। खैर चलते चलते ये हुई बात कि नहीं नहीं आप फोकस करिए पढ़ने में, ठीक है सारी बातें अच्छी हैं, फर्स्ट आ सकता है। और चलते चलते मैडम ने कहा कि आप कितने अच्छे पेरेंट हैं दुबे जी, कि आप तो ऐसे ही हालचाल लेने आ गए अपने बच्चे का। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं वो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक में नहीं आते हैं। पिताजी के कान में 3 नए शब्द पड़े, पेरेंट्स, टीचर, मीटिंग। और उन्होंने पूछा कब है? पेरेंट्स, टीचर, मीटिंग। तो बताया गया कि भाई अब अगले शनिवार को या 2 हफ्ते बाद जब भी है, उसके बाद मैं 2 हफ्ते तक हम लोगों ने इंतजार किया पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। और हम लोग वही प्रिया स्कूटर से लहराते हुए, प्रिया स्कूटर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी गाड़ियों के लिए वेटिंग होती है, कुछ एक गाड़ियां हैं। पहले स्कूटर के लिए इस देश ने 2-2 साल वेट किया है, वेटिंग होती थी तब मिलता था स्कूटर। और जब स्कूटर लेके निकलो तो लगता था बादशाह अकबर की सवारी जा रही है। तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले दिन हम लोग पहुंचे वहां पे, तो वहां पे मैं गया और हम उस समय क्लासेस छोटी होती थी तो एक एक बच्चे को बुलाया जाता था अंदर। तो मैं अंदर पहुंचा, पिताजी अंदर पहुंचे और बुला के जो मीना मैडम थी उन्होंने ऐसे मेरे माथे पे यहाँ पे प्यार किया, इस जगह झुक मैं रहा हूँ क्योंकि मैं अब थोड़ा, उस समय मेरी हाइट नहीं थी तो उस समय खड़े रहता था तो हो जाता था, अब थोड़ा इस समय की हाइट के हिसाब से झुकना पड़ रहा है। तो जब मैं झुका उसमें, जब उन्होंने माथे पे वो मेरे मैम प्यार कर रहे थे, तो मैंने ऐसे पिताजी को देखा और कहा कि आप कितनी भी बैटिंग कर लीजिए छक्का तो हमें ही मारना है। फिर ये हुआ और उसके बाद वो बैठे और देखिए हम लोग जो 90s में बड़े हो रहे थे, हम लोग जो थे ना, हम लोग बहुत समझदार जनरेशन थे। हम लोगों को खूब अच्छे से पता रहता था कि जब समाचार जो दूरदर्शन पे आता है, वो जो बीच में 1 मिनट का ब्रेक होता है उसमें किस चीज़ का प्रचार आता है, या जब भी स्क्रीन पे कोई पिक्चर चल रही होती है, कोई हीरो किसी हीरोइन के जब बालों में जू डालने की कोशिश करता है, उसके करीब आ रहा होता है, तो हम लोग अपने आप पानी लेने चले जाते थे। अब ये जनरेशन है कि अभी मैं अपने बच्चे के साथ कुछ देख रहा होता हूँ नेटफ्लिक्स पे या इधर उधर, जब भी कोई हीरो कोई एक कोशिश करता है किसी हीरोइन के बाल में जू डालने की, मैं पानी लेने चला जाता हूँ, मेरा बच्चा बैठा रहता है। तो ये हुआ कि उसके बाद जब ये बात हो गई यहाँ पे, यहाँ तक का, तो मैं उस कमरे से बाहर चला गया और मुझे ऐसा विश्वास है अपने पिताजी पे और मेरी मैडम पे, जो टीचर थी मेरी, कि अगले आधे घंटे उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई से ही कुछ रिलेटेड बातचीत की होगी। हुआ ये कि जब समय बीता और 6-8 महीने जब बीत गए, जो क्लास 2nd का जब रिजल्ट आया, तो मैं, चूंकि मेरे पढ़ाई पे फोकस बहुत ज्यादा दिया जा रहा था, तो मैं गलती से क्लास 2nd में कर गया टॉप, फर्स्ट आ गया मैं, मैथ्स में पूरे नंबर आ गए अंकल मेरे। और जब रिजल्ट वाले दिन हम लोग पहुंचे, तो हम लोग चूंकि लखनऊ के, और आप लोगों से अच्छे से कौन ये बात समझेगा, तो पिताजी ने कहा मैडम पार्टी मैं दूंगा। मैम ने कहा नहीं मैं दूंगी पार्टी। पहले हम लोग पहले आप खेलते रहे थोड़ी देर तक, ये उस समय के लखनऊ की बात, यहाँ पहले आप होता था, अभी तो यहाँ सड़क पे निकलो तो कोई भी ठोक देता है। तो
पहले नहीं होता था, पहले हम लड़ते थे वहां पे आराम से। पहले आप ट्रेन में भी चढ़ने में, लोगों की ट्रेनें छूटी हैं भाई हम लोग के जान पहचान वालों की, पहले आपके चक्कर में यहाँ पे। तो ये तय हुआ दिन, वो तय हुआ। आप लोगों में से कितने लोगों को एक चीज पता है, एक किट्टी पार्टी करके एक चीज होती है? आंटी आपको पता है? बीच में बैठे तो पता है आपको? आप ही से पूछ रहा हूँ, आपको पता है ना? यहाँ माइक दे सकते हैं क्या ऑडियंस में हम लोग? चलिए थोड़ी देर में पहुंचवाता हूँ दूसरी हम लोग तो किट्टी पार्टी सबको पता है मोटा मोटा क्या होता है? नहीं पता है तो मैं बताऊं, पता है ना सबको मोटा मोटा? मम्मी लोग एक चीज करती हैं, वो किट्टी पार्टी होती है अपनी सहेलियों के साथ में, ऐसे इतनी जानकारी काफी है अभी फिलहाल के लिए। तो हम लोगों ने जब पार्टी वाला दिन तय किया, तो जानबूझ के मेरे पिताजी, मैंने और मीना मैडम ने वो दिन तय किया जिस दिन मम्मी की किट्टी पार्टी होती थी, ताकि जब हम पार्टी कर रहे हो तो हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो किट्टी पार्टी इसलिए इंपॉर्टेंट थी इस कहानी में। अब हम लोग पहुंचे मोहल्ले में, यहाँ पे पेपर मिल कॉलोनी का है क्या कोई यहाँ पे? अरे सर क्या बात है, मैं उसी ए ब्लॉक का हूं, मैं 3/6। अब तो नहीं रहता वहां, लेकिन पहले रहता था एक समय पे। आप पहचान ना जाए मुझे कुछ पुरानी बात बड़ा मुश्किल हो गया कहानी सुनाना है तो हम लोग जब पहुंचे उस कॉलोनी में यहाँ पे, तो मैं प्रिया स्कूटर में जो पीछे बैठते हैं ना, बच्चे बहुत समझदार होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपना जब कोई थर्ड पर्सन आता है तो आगे उतर के बैठ जाते हैं। तो मैं अपना उतर के आगे बैठ गया, और मीना मैडम जब आई तो वो स्कूटर में पीछे बैठ गई साइड करके, जैसे मम्मी लोग बैठते थे उस समय पे। और जब हम लोग उस मोहल्ले से निकल रहे थे, तो अगर कोई उस समय की मोबाइल अगर होता उस समय और कोई उसकी फोटो खींचता, तो हम लोग ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर जा रहे हैं अगर कोई फोटो खींच पाता उस समय। हम लोग करते करते फिर डोसा खाने के लिए हम लोग सीतापुर रोड पहुंचे, फौजीदा ढाबा पे। और वहां पहुंचे, दूर हम लोगों ने इसलिए चुना ताकि हम लोग देर तक साथ बाहर रह पाए। वहां पहुंचे, वहां पे 2 मसाले डोसे ऑर्डर किए, और बच्चों को सादा डोसा ऑर्डर किया जाता था उस दौर में। आजकल तो बच्चे इतना कुछ खाने को है, किया गया। दोबारा मैडम ने मुझे यहाँ पे उसी जगह जो पहले किया था वैसे ही प्यार किया उन्होंने। और उस समय के ना एक बड़ी कमाल की चीज होती थी, अब मैं देखता हूँ मेरी वाइफ का जैसे बहुत बड़े बड़े पर्स रहते हैं। अब मैं ऑफिस में भी जब मैं काम करता था यहाँ पे या अदरवाइज भी, अब देखता हूँ मैं बहुत बड़े बड़े पर्स रहते हैं, जो बैग होते हैं लड़कियों के, औरतों के, इन जनरल बड़े होने लगे हैं। पहले बड़े छोटे छोटे होते थे। तो उस छोटे से पर्स से मैम ने एक छोटा सा एक लिफाफे जैसा कुछ निकाला और पिताजी की तरफ बढ़ाया और कहा कि भाई साहब, शादी में परिवार सहित आना है, भाभी जी को लेके डोसा आके भी रखा था, अभी गटका नहीं गया था उसको, एक भी कौर ली नहीं गई थी उसकी। मेरे पिताजी को डोसा गटकने में इतनी दिक्कत हुई कि वो आज भी डोसा नहीं खाते हैं। शादी के बाद से मीना मैडम की चूंकि शादी हो गई सीतापुर में, तो उन्होंने स्कूल आना छोड़ दिया, और मेरे पिताजी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना छोड़ दिया। और इस चक्कर में जो मेरी मैथ्स और मेरी जो हैंडराइटिंग है, दोनों आज भी, जैसे मैं आप साइन करता हूं, मैं भी नहीं शाम तक पहचान पाता कि मैंने ही लिखा था। उस दिन जो उस टेबल पे घटना हुई, जब मैम ने वो कार्ड दिया, उस दिन के बाद से मेरे पिताजी का इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से विश्वास उठ गया। अब मैं इस इंतजार में हूं कि कब मेरा बेटा क्लास 2 में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही चल रहा है, सुनाएं। और ये तो मैं एक्चुअली सुनाने वाला नहीं था, मैं 1-2 बार ये सुना चुका था कहानी, लेकिन मेरे को अंकल को देख के, और चूंकि देखिए आप पेपर मिल कॉलोनी के ही निकले, तो मजा आ गया यहां पे। अरे अंकल, मैं इस बात से सबसे ज्यादा डरता हूं कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं ऐसे ऐसे कांड करके भागा हूं मैं इस शहर से नहीं। और अब मैं सोच रहा हूं थोड़ा मौज मस्ती की जाए। मैं ये सोच रहा हूं, बस टाइम तो बहुत है अभी। चिड़ियाघर में कितने लोग, मतलब आप आराम से देखिए, यहाँ पे जो क्या है ना, आप कैमरे पे ध्यान मत दीजिए, कुछ यहाँ पे शूट नहीं हो रहा है, कहीं नहीं कोई आपको पहचानेगा आप किसके साथ बैठे हैं, कोई नहीं आपको धरेगा, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो आप जब ऐसा आएगा बता दीजिएगा एआई से बना है ये, ठीक है ना? तो इसलिए आप आराम से कंफर्टेबल हो गए, जो लोग कपल में आराम से यहाँ पे बैठे, कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ सब एआई से मैन्युफैक्चर्ड है। अब सच सच ये बता दीजिए,
ये बात हिस्सा कट जाएगा जब वीडियो जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे चिड़ियाघर में कभी किसी लड़के या लड़की से मिलने गए हैं। जब मॉल वॉल नहीं होते थे, ये जो ये सब पार्क वार्क नदिया किनारे नहीं होता था, कोई है ऐसा जो चिड़ियाघर में कभी किसी से मिलने गए? चिड़ियाघर कितने लोग गए हैं जो लखनऊ वाला चिड़ियाघर है? तो आप लोग क्या ऐसे ही घूमने गए थे, शेर देखने गए थे? हैं? कितने लोग शेर देखने गए थे? भाई इन लोग की फोटो खींचो भाई, आप लोग कैसे लोग हो यार? चिड़ियाघर कोई शेर देखने जाता है, कोई जानवर देखने जाता है चिड़ियाघर? तो लखनऊ का जो चिड़ियाघर है, एक हम लोग क्या एक कॉन्सेप्ट होता है पिया मिलन चौक नाम का। तो हर शहर में, हर कॉलेज में, हर शहर में, नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, जो एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, उस गर्ल्स हॉस्टल के पास वाला जो चौराहा होता है, जहाँ पे जाने से पहले नहीं होता है कि जब आप जाने से पहले आखिरी बार उस दिन का दुआ सलाम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज, मेरे एक बैचमेट यहाँ पे ऑडियंस में बैठे हैं, तो हम लोग का जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में हम लोग यहाँ क्या था कि हम सुबह कुछ लोग उठते थे 5 बजे, वो सुबह 5 बजे गर्ल्स हॉस्टल का गेट खुल जाता था, वो वहां से टहलते हुए एक चौराहे पे मिलते थे और वहां पे वो बात करना शुरू करते थे। जैसे मान लेते हैं कोई, आपका क्या नाम है सर? प्रीतम। और आपका क्या नाम है? आंटी के पीछे आप जो बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, उनके पड़ोस में कोई फीमेल जो आप हैं, क्या नाम है आपका? सकीना, संगीता। तो जैसे मान लेते हैं, मैं आप लोग परिवार के साथ है ना, तो मतलब फैमिली के साथ है ना आप, तो सर आप बुरा मत मानिएगा, है ना, थोड़ी देर के लिए, है ना। तो जैसे प्रीतम है, तो जैसे प्रीतम मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, अब प्रीतम सुबह 5 बजे उठ जाए, है ना, और संगीता जो है वहां जो चौराहा था वहां पे, मतलब कोई भी हो सकता है, इसलिए आप प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए मैं लखनऊ का, तो यहाँ पे ये इकलौता शहर है जहाँ पे मेरी पिटाई हो सकती है। बाकी जगह तो मैं बोल देता हूँ मैं लखनऊ का हूँ, करके दिखाओ कुछ। तो तो मान लेते हैं कि जो सुबह उठते थे, और उस सुबह प्रीतम ने संगीता से, चूंकि एक शाम पहले क्या हुआ होता था वो पूरा दिनचर्या में बताता हूँ। आप सुबह उठते थे, आप सुबह बात करना शुरू करते थे, क्योंकि जब प्यार आदमी को हो जाता है या किसी औरत को हो जाता है तो फिर बातें आ जाती हैं आसमान से, बातों की कोई कमी थोड़ी ना होती है। आज मौसम कितना खराब है ना, आज बारिश नहीं हुई है ना, आज पैर में दर्द हो रहा है ना, आज खाना कितना खराब बना था ना, है ना, ये कितनी खराब है, मतलब जो मेरी रूममेट है वो कितनी खराब है, कपड़े भी नहीं साफ करती है, वैसा इस टाइप की कोई भी बात हो सकती है। तो ये सुबह मिलते थे, सुबह अपना 7 बजे से नाश्ता करते थे, क्योंकि नाश्ता हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि लड़के और लड़कियां अलग करते थे। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे लड़के लोग नाश्ता करते थे, लड़कियां लोग ऊपर करती थी। तो वो लोग 15 मिनट के लिए दूर होते थे, फिर वो आ जाते थे 7:45 बजे। फिर 7:45 से लेके क्लास में साथ बैठने से लेके फिर शाम को 6 बजे इन टाइम होता था उन लोगों का। तो 6 बजे इन टाइम पे लड़कियां अपने हॉस्टल चली जाती थी। उसके बाद 7:30 बजे एक बार वो खाने के लिए निकलती थी। तो उस खाने में जब वो खा रहे होते तो 2-4 मिनट के लिए उनको साथ में मिल जाता था टाइम। और फिर उसके बाद उस समय आ गया था एक कॉम्बो ऑफर मोबाइल का, तो वो लोग रात भर अपना एसएमएस से और कॉल पे लगे रहते थे, ये सब करके। फिर इतनी सारी बातें जो रात में रह जाती थी 1-2 बजे तक बात करते करते, फिर सुबह 5 बजे से वो साइकिल शुरू हो जाता था। ये जिस जगह होता था ज्यादातर उसको बोलते थे पिया मिलन चौक, पिया मिलन चौराहा या पिया मिलन सेंटर, पीएमसी करके बोलते थे। हर कॉलेज का अपना एक पीएमसी होता है। अगर किसी लड़की ने किस गलती से किसी लड़के को, जो सीधा है, सुशील है, सरल है, हर लड़का अपने आप को ऐसा ही मानता है प्यार में, तो उसको अगर बोल देती थी कि पीएमसी पे मिलो, तो इसका मतलब वो जो इतने दिन से अटेम्प्ट कर रहा था आईआईटी जेई का, अब उसका मेंस क्लियर हो गया है, उसका अब वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पीएमसी जो, तो इस तरीके से जो पीएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे हर शहर में एक पीएमसी होता है। लखनऊ में जब मॉल वॉल नहीं बने थे तो एक नदिया किनारे हुआ करता था वहां पे, जो हम लोग बैकुंठ धाम से उल्टी तरफ। और ये देखिए बड़ी अपने आप में कितनी विचित्र माया है कि आप बिल्कुल जब एक्सट्रीम ऑफ लाइफ पे जाते हैं, जब बैकुंठ धाम के पास ही आपको सब कुछ मिलता है। बनारस में भी ऐसे ही है प्यार में जो मरना पड़ता है, इसीलिए इनको बनाया गया है ऐसी जगहों को, ताकि आपको याद रहे कि प्यार में जब तक आप मर के बर्बाद नहीं हो जाएंगे तब तक प्यार नहीं है। मतलब इसको लिटरली मत ले लीजिएगा भाई, एक तो आजकल इतना ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल रहा हूँ फिर भी। तो ऐसी जो चिड़ियाघर है लखनऊ का, एक ऐसी प्रजाति थी, संगीता जी, मेरा ये मानना है, अंकल और संगीता जी और प्रीतम, है ना, कि प्यार की केवल 2 स्टेज होती हैं धरती पे। चाहे वो प्यार आदमी अमेरिका में कर रहा हो, चाहे वो लखनऊ में कर रहा हो, चाहे बलिया में कर रहा हो, चाहे भोपाल में कर रहा हो, चाहे मलेशिया में कर रहा हो। 2 ही स्टेज होती हैं प्यार की। एक स्टेज वो जिसमें आपने अपने होने वाले बच्चों का नाम सोच लिया है, और दूसरी वो कि आप अभी सोचने वाले हैं। इसके अलावा प्यार की कोई स्टेज नहीं होती है। तो जो लखनऊ में जो चिड़ियाघर था, वहां पे अक्सर
जब गर्मी में, मई जून की गर्मी में, जब शेर जो है बेचैनी में टहल रहा होता था गर्मी से और शेरनी बैठी हुई होती थी छांव में, तो बाहर, ठीक उस पिंजड़े के बाहर एक टूटी हुई बेंच है। उस टूटी हुई बेंच के पड़ोस में प्रीतम और संगीता जी। आप प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिएगा, है ना, मतलब मैं, आप कोई भी नाम हो सकता, कोई और अगर आपको दिक्कत हो प्लीज आप बता दीजिएगा, है ना। मतलब आपको इतना अच्छा लगना भी नहीं चाहिए जितना लग रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा खुशी की बात प्रीतम के लिए मैडम। तो भाई कोई भी वॉलंटियर कर, मैं बहुत कहानी नाम ही लेके सुनाऊंगा, और अपना नाम अब ले नहीं सकता मैं यहाँ की कहानियों में, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। तो तो जो एक ऐसे किसी एक ऑर्डिनरी दोपहरी में जब शेर बेचारा बेचैन होकर टहल रहा है, कई सारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए। वो बेचारे जो बच्चे जाते हैं ना चिड़ियाघर में, वो इकलौते होते हैं जो चिड़ियाघर में जानवर देखने जाते हैं। वो देखने जाते हैं कि शेर कैसे बोलता है, भालू कैसे बोलता है, कैसे दिखता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। घर वाले सिखाते भी रहते हैं ना कि इसको ये भाषा है, वो है। तो जो प्रीतम और संगीता वहां लेटे हुए थे, और वहां पे प्रीतम का जो सर है वो संगीता की गोद में ऐसे पड़ा हुआ है। आपको याद आ रहा है प्रीतम? तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कोई भी हो सकता था, कोई बिट्टी शर्मा हो सकते हैं, मिंटू हो सकते हैं, कुछ भी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कहानी में। तो ऐसे सर पड़ा हुआ है, और यहां पे प्रीतम कह रहे हैं कि क्या सोचा है तुमने? तो संगीता ने कहा कि क्या सोचा है मतलब क्या? कहते हैं अरे हमारी बात हुई थी ना कल, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे, तुम सोच के नहीं आई? तो संगीता ने कहा कि लड़की होगी तो नाम स्वाति रखेंगे। तो तुमने क्या सोचा है कि अगर लड़का होगा तो? अगर लड़का होगा तो नाम आयुष, आयुष रख लेंगे। ठीक है, स्वाति और आयुष आपके बच्चे भी, आप याद रखिएगा, मैं अगर भूल जाऊं इस कहानी में, है ना, प्लीज, है ना, अभी जो होने वाले बच्चे। ठीक है, ये सब चल रहा है। इतने में प्रीतम कह रहे हैं और क्या चल रहा है तुम्हारा? तो संगीता ने बताया कि नहीं सब सही चल रहा है। तो प्रीतम कह रहे हैं यार आजकल पिताजी का इतना टेरर हो गया है कि देखो जो सामने से एक आदमी आ रहा है ना, वो भी पापा जैसा लग रहा है, इतना दिन भर पीछे पड़े रहते हैं। तो फिर वो आदमी जो था वो जैसे नहीं होता है, जैसे देवदास में आखिरी सीन में जो शाहरुख खान ब्लर दिख रहा होता है, फिर एकदम से और ब्लर दिखने लगता है, एकदम से फिर क्लियर दिखता है जब ऐश्वर्या राय पास आ रही होती है। तो एकदम से जब पास आते आते वो प्रीतम को एहसास होता है कि जो सामने से व्यक्ति आ रहे हैं वो सही में पिताजी हैं। क्योंकि पिताजी के ऑफिस में उनके कोई साहब आए थे, उनके रिश्तेदारों को चिड़ियाघर घुमाना था, गर्मी की छुट्टियां हैं, तो इसलिए अपना वहां पे घुमाने के लिए आए थे। और पिताजी ने एकदम से देखा ये तो कुछ जाना पहचाना लड़का लग रहा है ना, ये तो इस रंग का शर्ट तो हमारा लड़का भी पहनता है। ऐसा नहीं पहचाना, क्योंकि अपने बच्चे पे विश्वास नहीं होता ना आदमी को, वो ये हरकत कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी हरकत है ना, ऐसे कैसे कोई चिड़ियाघर में बैठ के जू निकलवा सकता है अपने बाल के। तो वो पिताजी आ गए। और आप लोगों ने जादू, कितने लोगों ने देखा है जादू, जो मैजिक शो होता है? देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जादू की। जादू में कई बार हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं ना कि क्यों हुआ है जादू, हम लोग ट्रिक नहीं पढ़ पाते। कोई भी चीज, हमारी जो आंखें हैं, अगर सेकंड के 16वें हिस्से में कोई चीज हो तो वो दिखती नहीं, वो सीधे उसका इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो अगली बार जैसे पिताजी सामने आए, घबरा के प्रीतम उठे, और उसके बाद अगला सेकंड, 1 सेकंड बाद हुआ क्या कि प्रीतम के यहां गाल पे हाथ था और पिताजी ऐसे ऐसे अपने हाथ हिला रहे थे। तो सेकंड के 16वें हिस्से में ये चीज हुई थी। ठीक है ना, वो आपने स्लो मोशन नहीं था तब, पहले वो हो गया। पिताजी ने कहा तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हो, तुम ये सब करने आते हो? अब प्रीतम ने, नहीं नहीं पापा, वो अब क्या हम बताएं करके, इनका नंबर दो, इनका ये संगीता के पापा, इनका नंबर दो घर वालों को, हम बात करेंगे, ये करने आती हैं ये। तो संगीता ने बोल दिया कि आप अपना देखिए ना, अपने लड़के का, हमारे क्या आपका लड़का हाथ में नहीं तो हम क्या करें? संगीता ने बोल दिया करके। तो पिता ने क्या कहते, चलो तुम घर चलो, घर चलो, अभी हम पकड़ नहीं सकता। उनने में जो पिताजी थे उनके साहब लोगों ने बुला लिया, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए इधर हम लोग को चिड़ियाघर घुमाइए। अब पिताजी उतना ही बेचैन थे जितना शेर उस पिंजड़े में बेचैन था, इधर से उधर, जो गर्मी में इधर से उधर भाग रहा था। करते कराते अब इनको लगा, प्रीतम को और संगीता को, चलो अब निकले यहाँ से। निकले यहाँ से, बाहर निकले तो संगीता ने कहा यार मूड ऑफ कर दिया तुम्हारे पापा ने, चलो कुछ खिलाओ। कहते वहाँ एक, पता नहीं आप लोग चिड़ियाघर जो लोग गए हैं, वो आगे एक बहुत अच्छा पकौड़े की दुकान है, वहाँ पे पकौड़ा जितना अच्छा नहीं देता उससे अच्छी चटनी देता है वो, है ना। तो वहां पे उसने कहा पकौड़े खिलाओ, और फिर उसने 1 कप चाय पी। अब ये दिमाग से सोच रहे हैं कि यार क्या करें, ये तो बड़ा कांड हो गया, अब घर पे आज धर लिया जाएगा, क्योंकि आप तो पढ़ाई का, क्योंकि प्यार को तो पढ़ाई का बहाना ढूंढना ही पड़ता है ना कभी जीवन में। हाँ हाँ, मतलब बहुत जोर से तुम हाँ हाँ कर रहे हो भाई। नहीं, आप प्लीज, मैं आपको नहीं पूछा मैंने, आप भी मत बुरा मान जाना भाई, आपसे ज्यादा खतरा है ना। ठीक है, तो संगीता ने जब पूरे 25 रुपए का पकौड़े और चाय पी ली,
तो ये हुआ कि अब चलते हैं और अब घर पे जो होगा देखा जाएगा। प्यार में आदमी अंदर एक इम्पॉसिबल वादे कर लेता है ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा इस टाइप के। घर पहुंचे तो घर जब पिताजी पहुंचे हुए थे, जब ऐसी कोई हरकत करता था उस जमाने में तो लड़के की जितनी डांट नहीं पड़ती थी उससे ज्यादा मम्मी की डांट पड़ती थी। क्योंकि जब लड़का कुछ अच्छा करता है तो हमारा बेटा है, अगर कुछ बुरा हो गया तो तुमने क्या इसको पाल रखा है ना। वो जनरेशन से हम लोग आ रहे हैं ना, ये कंडीशनिंग थी हमारी जो बड़ी धीरे धीरे अब जाके ब्रेक हुई है। तो घर में मम्मी की भी डांट पड़ गई कि क्या कर रखा है। मम्मी ने तुरंत, और जैसी मेरी मम्मी भी है ऐसी प्रीतम, तो वो तुरंत रोने लगी। उन्होंने तुरंत पूजा में गई, भस्म भस्म लगाई मेरे माथे पे, बेटा अभी तुम्हें पढ़ना है, अभी तुमको यूपीएससी देना है, अभी कुछ तुमको बड़ा करना है, ये सब का तो टाइम, अभी तुम ये कर लो कॉलेज, उसके बाद सेट हो जाएगी लाइफ, उसके बाद जितना प्यार करना है प्यार करना, अभी मत करो, अभी तुम यूपीएससी दो, यूपीएससी कर लोगे तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी और संगीता मिल जाएंगी तुमको, अभी मत करो ये सब। उन्होंने कसम दे दी। अब आदमी प्यार में करे तो ना क्या ना करे, आदमी जब ऐसी सिचुएशन में होता है तो झूठे वादे करता है। तो प्रीतम ने कहा हाँ मम्मी, हम संगीता को भूल जाएंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अब तभी देखेंगे जब हम यूपीएससी कर लेंगे। बहुत ही ऑर्डिनरी सा वादा है, कोई भी करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करे, बवाल टालने के लिए यही करेगा ना। कर लिया इन्होंने। अगले दिन पहुंचे कॉलेज, वहां पे संगीता जी सामने पड़ी और प्रीतम को ये लगा जो इनकी डांट पड़ी है और एक दिन पहले जो उन्होंने 25 रुपए की पकौड़ी खिलाई और चाय पिलाई है, इसका कुछ असर हुआ होगा। संगीता ने जाते ही पूछा प्रीतम से, और घर में कुटाई हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? सही से धुले गए कि नहीं धुले गए? एक तो पहले वो चलता था ना भिगो के मारने वाला, कहते मारे गए कि नहीं मारे गए तुम। प्रीतम को लगा कि वो सिंपैथी वोट्स मिलेंगे उनको, वहां पे संगीता उनको अलग और डांटे जा रही है कि भाई, तो कह रहे तुम कैसी बात कर रहे हो, हम तो तुमसे सच्चा प्यार। कहते क्या सच्चा प्यार, क्या सच्चा प्यार? जब पापा खड़े थे तो तुम ये प्यार करते हो? तुम भीगी बिल्ली बन गए थे वहां शेर के सामने, तुम क्या करते हो प्यार? संगीता ने भी सुना दिया उनको। प्रीतम का ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा कि अरे यार, मतलब ये कैसी, मतलब ऐसे कैसे होगा? तो फिर भी प्रीतम ने कहा कि देखो हम सच्चा कहते। संगीता ने कहा तुम सच्चे प्यार की बात मत करो प्रीतम, सच्चा प्यार करते ना तो कल पापा के सामने बोलते कि यही लड़की है, हम आईएएस क्लियर करेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, इसी से शादी करें। तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं था, तो सॉरी सॉरी बोलने लगे तुम। तो हमने संभाल लिया, वरना तुम तो हमारा भी नंबर दे देते इनको। अब ये बात बड़ा सीरियस हो गई, मामला सीरियस हो गया। तो फिर संगीता ने थोड़ा शांत होते हुए कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। कहते नहीं, अब प्रीतम ने ईगो पे ले लिया। ये लोग उस दिन पहली बार कॉलेज में अलग अलग बैठे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप प्यार में होते हैं ना, प्यार की इतनी ज्यादा आपको आदत हो जाती है, तो चाहे चेहरे बदल जाएं लेकिन प्यार कांस्टेंट रहता है ना। आपको लगता है क्योंकि आप प्यार में हैं, आपकी आदत में आ गया है प्यार। आपको अब हर चीज आपको दिन भर में आदत जब आपकी उंगलियों को हो गई है मिस यू टू लिखने की, तो किसी को तो लिखना है ना। अब लव यू टू लिखने की जब आदत हो गई है तो किसी को तो आप करोगे ना। तो अब प्रीतम को भी वो आदत हो चुकी थी और संगीता को भी वो आदत हो चुकी थी। तो संगीता ने अगले दिन जाके, आपका क्या नाम है सर? इनके पीछे, हाँ आप पीछे जो देख रहे हो आपका, हाँ प्रियांशु, आपका नाम ले लूं ना मैं, चलेगा ना? मजा आएगा आपको कहानी में भी। तो अगले दिन संगीता ने जाके प्रियांशु से दोस्ती कर ली। ये लोग अपना, क्योंकि अब अकेले चाय पीना अच्छा भी नहीं लगता है, कॉलेज में अकेले घूमना अच्छा भी नहीं लगता है ना, कर ली। संगीता ने सोचा कि थोड़ा बहुत प्रियांशु के साथ घूमेंगे तो इनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी प्रीतम की प्यार में। लेकिन प्रीतम ने इस बात को गलत ले लिया। इन्होंने कहा जब इसने प्रियांशु से दोस्ती कर ली है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो प्रीतम ने, जो उन्हीं के मोहल्ले की एक थी, क्या नाम है आपका? काव्या। आप लोग साथ में तो नहीं हो पहले से? नहीं ना, आप लोग फ्रेंड हो, आप तीनों लोग दोस्त हो। 3 लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते। होते ही नहीं है। कोई एक होगा जो प्यार में होगा। 3 लोग होते ही नहीं है कभी, ये तो गलत है प्यार का। नहीं, आई एम सो सॉरी, बट आई एम श्योर ऐसा होता होगा, हो सकता है आज ऐसा हो रहा हो। ऐसा मान लेते हैं कि आप लोग दोस्त हैं। काव्या ना, तो फिर तो चलिए दोस्त है तो मैं दोस्ती करा रहा हूं कहानी में, ठीक है ना, यहां तक फिर वैलिड है बात। तो इधर अब देखिए, आप लोग मिस मत करिएगा, कहानी में थोड़ा फैल रहा है रहता। संगीता याद है, प्रियांशु हो गए, प्रीतम हो गए और काव्या हो गए, ठीक, सब लोग साथ में है मेरे। इन 2 लोगों का झगड़ा हो चुका है, इसका फायदा प्रियांशु को मिल चुका है, संगीता जी के झगड़े का फायदा, ठीक, यहां तक साथ है।
अब इनको लगा प्रीतम को कि जब इन्होंने दोस्ती कर ली प्रियांशु से तो हम क्यों रहे, तो इन्होंने भी अपने मोहल्ले में रहने वाली जो काव्या थी उनके पास जाके काव्या से कहा कि काव्या जी, तो काव्या जी ने कहा कि क्या हाल है आपके प्रीतम जी। लड़का जब 18-20 साल का होता है और पहली बार उसको कोई जी बोलता है लगा के ना, है ना, जैसे मेरी माता जी बोलते हैं ना दुबे जी, तो कुछ अंदर से हिल जाता है। क्योंकि कभी भी संगीता जी नहीं बोलती थी प्रीतम को। पहली बार काव्या ने कहा प्रीतम जी, तो उनके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। और आदत है ही प्यार की, तो आप फील वही कर रहे हो जो रोज कर रहे थे, एकदम से बस चेहरा बदल गया। तो मैंने कहा हाँ बताइए, कहते हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो काव्या ने कहा इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स, बट आप देख लो यार वो संगीता का, यार वो तो बहुत बुरी लड़की है, तुम यार कैसे उसके चक्कर में पड़े हुए थे। तो वे प्रीतम ने कहा नहीं नहीं, हम लोग तो एक मोहल्ले के भी हैं। लेकिन प्रीतम ने ये जब बोला कि हम तो एक मोहल्ले के भी हैं, उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रही थी जो हर लड़के के दिमाग में चलती है कि है तो ये मोहल्ले की, अगर कल को कोई बात स्लिप हुई, अंकल अगर मान लीजिए आप तो इसी मोहल्ले के हैं और आपने देख लिया और बात कहीं स्लिप हुई, तो वो काव्या को राखी बांध के फ्रेंड जोन से सेफ जोन में ले आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहां पे हुआ इनका अपना दोस्ती हो गई। अब रोज कॉलेज में हम लोग जो प्रीतम और संगीता को साथ में देख रहे थे, अब संगीता और प्रियांशु को देखने लगे और काव्या और प्रीतम को अलग देखने लगे। कॉलेज ऐसे ही बीतने लगा, लेकिन जो पहला प्यार होता है वो रह रह के उबाल मारता है। मन तो करे इन लोगों का। और एक दिक्कत प्रीतम को बड़ी सीवियर आ रही थी, जब वो पकौड़ी की दुकान पे जाते थे तो पकौड़ी की दुकान पे जो संगीता थी वो तो केवल 25 रुपए की पकौड़ी खाती थी, लेकिन जो काव्या थी वो अपनी 10 सहेलियों को लेके आ जाती थी, तो 250 रुपए की पकौड़ी हो जाती थी। उसका बड़ा बुरा असर हो रहा था प्रीतम पे, इकोनॉमिकली प्यार हिला दे रहा था। और मन भी करता था कि बात करें संगीता से, लेकिन पकौड़ी का खर्चा, फिर सहेलियां चिढ़ाएं भी, कह रहे यार वो चिढ़ाती भी थी, और वो जब संगीता का नाम लेके चिढ़ाए तो प्रीतम का बिल्कुल मन खराब हो जाता था। लेकिन करें क्या, आदत प्यार की लग चुकी है, कुछ ना कुछ करते रहना है। करते कराते 1 आध साल बीता, ये लगा कि प्यार खत्म हो गया है। फिर एक दिन बहुत जोर से बरसात हुई कॉलेज में, और बरसात जब हुई तो उस दिन ऐसा बाई चांस हुआ कि प्रियांशु और काव्या दोनों लोग कॉलेज नहीं आए। उस दिन प्रीतम और संगीता साथ में पहुंचे, और कम लोग पहुंचे थे, तो जो प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर मान लेते अंकल थे, ठीक है तो प्रोफेसर साहब जो थे, तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया प्रैक्टिकल करने के लिए। उस प्रैक्टिकल वाले ग्रुप में जब 1 2 3 करके उन्होंने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में 1 साल बाद प्रीतम और संगीता साथ में पड़ गए, और वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन आपस में कोई बात नहीं हो रही है। और जब वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चूंकि बरसात होती है, और लखनऊ में जैसे, चूंकि हम लोग, तो मैं बॉम्बे से, अब मुंबई में रहता हूं, तो वहां बरसात होती है तो हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल घटना है। लखनऊ में लेकिन मैं जब भी रहता हूं और बरसात होती है, तुरंत पकौड़े खाने का मन करने लगता है, करता है ना सबका, लगता है बस कुछ पकौड़े कोई ला के तल के दे दे। तो मास्टर साहब ने कहा यार तुम लोग क्या जवान लोग हो यार, अभी हम होते तुम्हारी जगह तो यहाँ क्लास में नहीं आते, जाके वहाँ चिड़ियाघर के पास जाके पकौड़े खाते हो, तुम लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्या घटिया जवानी है तुम्हारी। प्रोफेसर साहब ने हिला दिया। तो एकदम से संगीता ने प्रीतम से पूछा, जब मास्टर साहब ये बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब ये बोल रहे थे चले, तो प्रीतम ने कहा यार मन तो हमारे भी बहुत दिनों से कर रहा है, चलते हैं। वो चलते चलते अपना पहुंचे, रास्ते में कोई बात नहीं हो रही है प्रीतम और संगीता की, क्योंकि 2 साल 1 1.5 साल का उसमें एक गैप आया हुआ है। पकौड़े वाले के यहाँ पहुंचे, जैसे उसने पकौड़े लगा के दिए, और जैसे कि संगीता की हमेशा आदत थी, वो पकौड़े के लिए पकौड़े तो खाती नहीं थी, तो चटनी के लिए खाती थी। चटनी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने पकौड़े वाले से कहा कि भैया ये क्या पकौड़े आपने लगाए हैं। तो उसने कहा अरे दीदी आप रुकिए, आप इतने दिनों बाद आए, आप लोग तो मतलब दिखते ही नहीं है, तो अलग दिखते हैं भैया, किसी के साथ आते हैं। और कहते आप आई हैं आज, आपके लिए हम स्पेशल चटनी बनाएंगे। यहाँ लखनऊ के दुकानदार भी वैसे है ना, आपको तुरंत पहचान जाते हैं, चाहे पहचाने चाहे ना पहचाने ना। कह रहे आप आती नहीं दीदी, आप लोग आए हैं, तुरंत वो आशीर्वाद भी देने जोड़े में देख के। तो तो उन्होंने तुरंत फ्रेश चटनी बनाई। चटनी खाते ही संगीता का मूड बिल्कुल अपलिफ्ट, प्रीतम का भी बिल्कुल। जब एक चटनी में डुबो के आदमी जब पकौड़े खाता है तब होता है असली प्यार। तो उन्होंने डुबो के खा रहे, ये सब बात चल रही है, एकदम से संगीता ने कहा तुमने सोचा भी नहीं। तो प्रीतम ने कहा क्या नहीं सोचा। कहते तुम तो उसके चुड़ैल के साथ उसके दुपट्टे में लटके हुए थे। तो अब प्रीतम को लग रहा है कि नहीं यार अच्छा लग रहा है, इसमें वो मोशन ब्रेक ना करें, कि कहते तुम तो लटके हुए थे उसके, और तुम्हें ये शर्म भी नहीं आई हमारी कि मतलब हम यहाँ पे तुम्हारे बिना, हम तो तुम्हें जलाने के लिए प्रियांशु से हमने दोस्ती की थी और तुमने मतलब उसको सीरियसली ले लिया, 1 साल तक बात नहीं की। तो प्रीतम को भी अंदर से गिल्ट है, लड़कों को थोड़ा जल्दी आता भी है गिल्ट, ऐसे कोई बोल दे तो उसको गिल्ट आ गया।
फिर प्रीतम को लगा कि यार हमें भी कुछ बोलना चाहिए यार, मतलब ऐसे कैसे ये संगीता बोले ही जा रही हैं। तो प्रीतम ने कहा कि तो तुमने सोचा भी नहीं उन दोनों का? तो संगीता ने कहा किन दोनों का नहीं सोचा? कहते अरे स्वाति और आयुष का, उनका तो तुमने सोचा ही नहीं ना। अब स्वाति और आयुष वो बच्चे थे जो नाम हमने सोचे थे, जो भी बच्चे हुए ही नहीं है इस दुनिया में। और जैसे ही स्वाति और आयुष जब प्यार में अपने बच्चों के नाम सोच लेता है तो सब कुछ पिघल गया, वो सारा सब कुछ। और आगे फिर उस दिन के बाद जब वो लोग लौटे कॉलेज में, तो प्रियांशु का वही हुआ जो इम्तियाज अली सर की फिल्मों में होता है, जो हीरोइन का दोस्त होता है। वो केवल आता है, उसकी सगाई होती है, वो चला जाता है। और काव्या तो वैसे भी मोहल्ले की थी, तो वो वैसे भी फ्रेंड जोन से सेफ जोन जानी थी। इस घटना के 8-9 साल बाद प्रीतम जो है एक बार एक दौरे पे निकले, यहीं पे एक कोई नया नया वहाँ पे है ना, जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है जो हजरतगंज चौराहे पे, वो एक दौरे पे निकला। रैंडम नहीं होता है, जो अधिकारी नए नए आते हैं, जो भी देखिए अधिकारी लोग, आप लोगों में से शायद कुछ लोग हों अधिकारी, एक थंब रूल में बताता हूँ, जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि जो पिछला वाला अधिकारी था वो कुछ नहीं कर रहा था। तो जब नया अधिकारी आए तो वो अपने जगह पहुंचे और उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो देखा वो जो टूटी बेंच थी चिड़ियाघर की, वो एग्जैक्टली वैसे ही टूटी हुई थी। तो उन्होंने 4 लोगों को डांटा वाटा जो भी किया। फिर उन्होंने किसी को फोन किया और कहा कि आपके साथ पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आप आएंगी? आपको क्या लगता है प्रीतम कि कॉल के उस तरफ कौन होगा? संगीता होंगी कि नहीं होंगी? एक मिनट मैं संगीता से पहले पूछ लूं, संगीता आपको क्या लगता है कि कॉल के उस तरफ आप थी या नहीं थी? आपके हाथ में है कहानियां, मेरे हाथ में नहीं है। अरे बताइए। हाँ लीजिए लीजिए, माइक लीजिए। क्या लगता, आप क्या चाहती हैं क्या हो जाए कहानी में आगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हो भी सकता है तो देख लेंगे हम, बताइए। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है? आपको क्या लगता है प्रीतम? हो सकता? यहाँ पे कोई बताए क्या क्या होना चाहिए? सर आप बताओ, आप ये ब्लैक उसमें, सर चश्मा आपने ऊपर लगाया हुआ ना माथे पे, अरे माथे के ऊपर, माइक पे बताइए सर, माइक पे। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। वाह, आप सर ट्रूली मेरे दोस्त भाई सब हैं। तो सर चूंकि ये कहानी है, और कहानियों के साथ जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि कहानियां वो होती हैं जो सच हो या ना हो, सच हो सकती हैं। कहानी, दुनिया में कोई भी कहानी झूठ नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती है, या तो वो हो रही होती है, जैसे ये कहानी अभी हो रही है, या तो वो होने वाली होती है। तो जब प्रीतम ने उधर से फोन मिलाया तो जिस लड़की ने, जिस महिला ने फोन उठाया वो संगीता थी। और संगीता ने कहा कि बहुत पकौड़े खाने का हमारा भी मन कर रहा है बहुत दिनों से, चलिए पकौड़े खाते हैं। और उस दिन के बाद से वो जो टूटी हुई बेंच थी, उसका अगले दिन ही उसका असर हुआ, वो रंग दी गई, ताकि वहां पे आप में से कोई, प्रीतम और संगीता जाके कल को बैठ सके, आराम से एक दूसरे के बाल से जू निकाल सके और अपने बच्चों के नाम सोच सके। कई बार कहानियां वो नहीं होती हैं जो हो चुकी होती हैं, कई बार कहानियां वो होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमने शुरू कहां से किया था और हमें जाना कहां था। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना टाइम है मेरे पास? अभी है ना? अब क्या किया जाए? अब मेरा ना एक बड़ा मन था, चूंकि ये हंसी मजाक एक तरफ है, एक सीरियस कहानी है। एक कितने लोगों ने कितने लोगों के एक्स हैं यहाँ पे? अरे कैमरा नहीं देख रहा है, घबराइए मत। एक्स मतलब कि जिनको आपने कभी कुछ किया था, मतलब कुछ ऐसा प्यार जैसा करने की कोशिश की थी, वो पीछे से एक हाथ खड़ा हो रहा है। वाह सर, इतना अच्छा लग रहा है, आप परिवार के साथ खड़े होकर ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत बहुत। तो कितने मतलब है ना, सब लोगों को ये पता है ना एक्स क्या होता है? सबको है ना? XYZ वाला नहीं, EX वाला एक्स, मतलब मोटा मोटा ये थोड़ा तो मैंने एक अटेम्प्ट किया था एक बार कभी। इसके बाद एक कहानी और सुनाऊंगा, उसके बाद फिर खत्म करेंगे हम लोग। एक जैसे होता है ना कि हम लोग जब गलती से प्रीतम जैसे प्यार में पड़ते हैं, या संगीता जैसे, हम सारे लोग अपने जैसे जब पढ़ते हैं, तो हम सारे लोग ना जिसको भी मोहब्बत में पढ़ते हैं उसके, वो नहीं जब मिलता है तो फिर एक अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ था, है ना? हम सारे लोग, अगर हम सबके पास हर कहानी के 2-3 वर्जन होते हैं। एक जो सच में हुआ था,
एक जो हम अपने आप को समझाते हैं, अपने मन को अपने को समझाते हैं, और एक जो दूसरे को समझाते हैं कि तुम ये मान लेना। तो ऐसे ही एक कभी चिट्ठी मैंने एक लिखी थी, और हमारे यहाँ तो मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ वहां पे डाकिये भी इतने चालू थे कि देखते थे कि जैसे ही मम्मी दरवाजा खोलती हैं तभी वो चिट्ठी देते थे, ताकि उनका अगली बार पैसे आप बांध दो, है ना। अगर आपको गलती से कोई चिट्ठी भेज रहा है और आपको पता है कि किसी लड़की की चिट्ठी आई है या कहीं से ऐसी जगह से कोई कार्ड आया है, तो डाकिया एक बार दे देता था, गलती कर देता था, ताकि अगली बार आप उसको 50 रुपए 25 रुपए दे के पैसे बांध ले, वो आप ही को दे। तो अगली बार जब वो दरवाजा खटखटाते थे और आपने दरवाजा नहीं खोला जिनके नाम से वो चिट्ठी आई है, तो वो पानी मांग लेते थे कि मैडम मैम साहब पानी पिला दी, बहुत गर्मी लग रही है ना। इतने समझदार होते थे लोग उस समय। तो उसी दौरान मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, और अपने लिए लिखी होगी, क्योंकि हम सारे लोगों ने ना, जब किसी मोहल्ले में जब कोई एक शादी होती है तो होता क्या है, प्रीतम और काव्या, आप लोग तो दोस्त हैं तो आप लोग उससे उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, लेकिन होता क्या है, जब एक मोहल्ले में शादी होती है ना, तो कई सारे लोग कई दिनों तक उदास रहते हैं। उस ग्राउंड में जहाँ पे शादी होती है ना, जहाँ पे वो जब टेंट हटता है ना, तो कई सारे लड़के कई दिनों तक उदास रहते हैं। वहां जाते हैं, मिट्टी उठाते हैं माथे में और कसम खाते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, है ना। फिर 2-3 साल बाद मम्मी नहीं मानती तो शादी करनी पड़ जाती है ना। या फिर जैसे जब आप प्यार में होते हैं तो फिर क्या होता है, आप बहुत दुनिया भर बदलते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, लेकिन एकदम से घर वाले नहीं मानेंगे पे आप रुक जाते हैं। ऐसा ही कुछ कभी हुआ होगा किसी के साथ। तो उसने अपनी एक्स को चिट्ठी लिखी थी, तो चिट्ठी मैं सुनाता हूँ जितनी मुझे याद आएगी, और मेरा तो काम ही झूठ बोलने का है, तो मैं कहाँ जहां पे याद नहीं आएगी वहां बदल दूंगा चिट्ठी, आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पता ना चले। तो चिट्ठी ऐसे शुरू होती है, डियर एक्स। अब एक्स में मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, आप लोग अपना अपना सोच लें। जो भी नाम सोचना है आप अपना सोच लें, डियर एक्स। उसके बाद से फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। डियर एक्स, और जैसे नहीं होता था कि मैं यहाँ ठीक हूं, तुम अपना बताना क्या हाल चाल है, इस तरीके से चिट्ठियां पहले शुरू होती थी। और चिट्ठियों में जब लिखा जाता था कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वहां ठीक से होगी, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद थी। इससे बड़ी कोई धरती पे उम्मीद नहीं है कि आप खुद जैसे भी हो दूसरे पे उम्मीद करते हो कि वो अच्छा है। तो डियर एक्स, आप लोग ध्यान से सुनना, अब ये थोड़ा हो सकता है कुछ याद आ जाए, कुछ भूल जाओ। डियर एक्स, मैं यहां ठीक से हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी वहां ठीक से होगी। और बताओ कैसा चल रहा है, वहां का मौसम कैसा है, घर पर सब कैसे हैं। उम्मीद तो यही है कि घर पर सब ठीक होंगे, लेकिन मैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि शादी के बाद जब घर बदलता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। मौसम, ससुर, दोस्त, पति, ये सब कुछ बदल जाता है घर बदलते ही। तो उम्मीद करता हूं कि तुम भी सकुशल होगी, ठीक से होगी। नहीं, तुम्हारी याद में ना कोई मरा नहीं जा रहा। मैं शराब पहले जितनी ही पीता हूं। तुम्हारी जैसी दिखने वाली एक लड़की से दोस्ती कर ली है। वो बात अलग है कि मैं उसको बोलता हूं कि वो तुम्हारी जैसे दिखती है, लेकिन आपका क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, इनका पीछे, आप जो पीछे बैठे हो, जस्ट अभी आगे आप बैठे हो, आपका क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि नाम है आपका? यस। आप कहाँ थी अंजलि? मैं इतने दिनों से आपको ढूंढ रहा हूं। मैं राहुल नाम से लिखता था पहले, 1-2 किताबें भी आई हैं मेरी। आप प्लीज बैठिए। तो डियर एक्स, आपको ऐसा नहीं आना चाहिए था बीच में ना, मैं सब भूल गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आपका नाम भी अंजलि होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि सब ठीक से होगा। और बाकी सब में कितना कुछ समा जाता है ना, मौसम, घर, सास ससुर, घर वाले, मोहल्ले, पति, सब कुछ। एक लड़की से दोस्ती हो गई है जो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं लगती, उसका कुछ भी तुम्हारे जैसा नहीं लगता, लेकिन जब उससे बात करता हूं, जब उससे मिलता हूं, तो हर चीज में तुम्हारी याद आती है। उसकी हर एक बात तुम्हारी याद दिलाती है। उसको वो तुम्हारी वाली डायरी बहुत पसंद है जिसमें मैं तुम्हारे लिए टूटी फूटी कविताएं लिखा करता था। वो घटिया कविताएं, वो कविताएं जो गुलजार साहब की कविताओं जैसी मल्टी लेयर्ड भी नहीं थी। वो कविताएं, ये म्यूजिक कम कर दीजिए ना, ये उधर से आ रहा है क्या? ये उधर से आ रहा है? अच्छा, बाहर से आ रहा है? अच्छा, ओके। तो वो टूटी फूटी कविताएं, वो कविताएं जो गुलजार साहब की कविताओं जैसी मल्टी लेयर्ड भी नहीं थी, वो टूटी फूटी कविताएं जो
जिनका केवल और केवल एक मतलब था, प्यार। उसको वो तुम्हारी वाली डायरी बहुत पसंद है जिसमें मैं तुम्हारे लिए चिट्ठियां लिखता था। वो बार बार कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और चिट्ठियां उसमें लिख दिया करूं, उसमें और कविताएं लिख दिया करूं, लेकिन अब कविताएं हैं कि लिखी ही नहीं जाती। पता नहीं क्या हो गया है कि मैं एक भी कविताएं नहीं लिख पाता था, जो रोज दिन में 3 कविताएं तुम्हारे लिए लिख दिया करता था। तुम कभी आके देखो उस डायरी को कि उसमें मैंने क्या क्या कितने कितने पन्ने छोड़ रखे हैं, जो तुमने मुझे वादा किया था कि हम ये करेंगे, हम इस जगह जाएंगे, हम ये किया करेंगे, हम एक दूसरे के बच्चों का नाम क्या रखेंगे। कितने वायदे तुमने सब जो किए थे वो सब डायरी में वैसे के वैसे पड़े हैं। वो बार बार जिद करती है कि मैं उसके लिए कुछ लिख दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं लिख पाता। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अब कहानियां ठीक ठाक लिखने लगा हूं, लेकिन मुझको, मैं सही बताऊं तो वो नहीं चाहिए कहानियां। मुझे वो 2 कौड़ी की अपनी टुच्ची कविताएं वापस चाहिए। वो 2 कौड़ी की कविताएं जो मल्टी लेयर्ड भी नहीं थी। पिछले साल जब ये नया साल आ रहा था तो मैंने वो डायरी जला दी है। उस डायरी में सबसे देर में वो फोटो जला जो तुमने शादी के बाद जला देने का वादा किया था। और वो डायरी बहुत दिनों से जब अलमारी में रखी थी, तो जब मैं उसको छूता था तो मेरी उंगलियों में फफोले पड़ जाते थे। वो डायरी जब जल गई तो उसकी राख को मैंने संभाल के रख दिया है, और एक लिफाफे में मैं वो राख तुमको भेज रहा हूं। उस राख को अपनी जीभ पे रख के पानी पी लेना, तो शायद तुम्हें कुछ चैन आए। बाकी बताओ, सब कैसा है? तुम कैसी हो? इस बार होली पे मायके आओगी? तुम्हारा दिव्य प्रकाश। ये बाहर से आ रही है क्या आवाज? वहां से आ रही है, लखबीर जी की? अच्छा है? अच्छा, 12 मिनट है ना? अच्छा, नहीं वो ऐसा लग रहा है ना कि मैं यहाँ सैड सॉन्ग गा रहा हूं, वहां पे दूल्हे का सहरा समाना लगता है। तो आखिरी जो किस्सा है आज की शाम का, वो सुनाता हूं। जैसे और ये किस्सा यहाँ पे चाय वाले एक हमारे भैया थे जो है अक्टूबर, अरे सर वो यहाँ पे पैसे अलग चीज के दिए हैं। अक्टूबर जंक्शन में सर ने बोला है, मैं बता देता हूं। अरे वाह, तो बना वो उसकी वो लाइन मुझे नहीं याद है। एक अक्टूबर जंक्शन नाम की मैंने गलती से किताब लिखी, उसमें बनारस में एक लड़का और लड़की मिलते हैं। जो लड़का है उसका नाम है सुदीप यादव। और होता क्या है, मुझे एक ऐसा लड़का मिला था, मैं एक्सेलराई बोलने गया था, तो वहां पे एक व्यक्ति मुझे ऐसे मिले। तो उनकी क्या हुआ था, उन्होंने 24-25 साल में अपनी कंपनी बेची 80-90 करोड़ रुपए में। आजकल नहीं स्टार्टअप चल रहा है, तो मुझे सही में एक ऐसे व्यक्ति मिले थे। तो उन्होंने जब 80-90 करोड़ में बेच ली अपनी कंपनी, तो अब उसको समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या उस पैसे का। अभी थोड़े दिन पहले एक आया था ट्विटर पे और हर जगह ना कि कोई बहुत फाउंडर है, उसके पास बहुत पैसे हो गए, 400-600 करोड़, उसे समझ नहीं आ रहा अब लाइफ का वो क्या करे। तो मुझे लगा, जब हम कहानियां लिखते हैं तो हम सोचते हैं किसी कैरेक्टर के पास कुछ ना हो तो उसे हम दिलवा दें, उस कोशिश में। जैसे किसी राज को जो है सिमरन चाहिए, राहुल को जो है वो अंजलि चाहिए, और राहुल को जब अंजलि नहीं मिलती हो तो उसके लिए पूरी दुनिया भटकते हैं, और तब हम हीरो से रिलेट करते हैं या हीरोइन से रिलेट करते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जो राज को सिमरन चाहिए थी, तो उस समय से पहले तक अगर आप 90s की फिल्में देखेंगे तो जो हीरो है वो हीरोइन के बाप को जरूर मारता था एक बार पिक्चर में, है ना। राज वो पहला हीरो था जिसने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं दिल जीत के ले जाऊंगा यहां से। तो वैसे ही, और उसके अलावा आप देखेंगे तो पूरा एक लैंडस्केप चेंज हो गया। उसके बाद से हमारे अंदर के सारे राज पैदा हो गए। हम लोगों ने कोशिश करना शुरू किया कि हम लड़कियों के घर वालों को समझाएंगे और फिर हम दिल जीतेंगे। तो इसमें सुदीप यादव जो कैरेक्टर है, ये बहुत अमीर हो गए हैं और एक बुक माई ट्रिप नाम की कोई वेबसाइट चलाते हैं। मैं 6 साल पहले लिखी थी। सर क्या होता है, जब आप किताब लिखते हो, और आप में से जो लोग भी कभी जीवन में किताब लिखेंगे या लिख चुके होंगे, तो किताब गर्लफ्रेंड की तरह होती है। जब आप लिख लेते हो तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर आपको याद ही नहीं आता है ना। तो मैंने 6 साल पहले करीब करीब लिखा था वो। तो वहां पे उनको एक राइटर मिलती है, चित्रा पाठक नाम की, और वो लोग 10 अक्टूबर को मिलते हैं हर साल। और ये बनारस में जब मिलते हैं तो वो लाइन तो मुझे नहीं याद है कि कुछ ऐसा लिखा था मैंने कि बनारस शहर ये बड़ा ढीठ है, यहाँ पे जो जिंदगी के मायने हैं हर चौराहे पे गोल गोल घूमते हैं, किसी को मिल जाए तो जय भोलेनाथ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके का कुछ एक बनारस को लेके वहां पे बात थी। मैं गलती से, पैदा भी बनारस में हुआ था तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। और बनारस में 80 घाट कितने लोग गए हैं यहाँ पे?
तो सब लोग आप लोग गए। मैं जब 80 घाट पे जाता था, मैं यहाँ पे मेरे बैचमेट बैठे हैं, तो मैं अपने फाइनल ईयर में जब इंजीनियरिंग कर रहा था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं लाइफ में क्या करूं, क्योंकि मुझे लगा मेरी तो लाइफ वेस्ट हो गई। और मैं 80 घाट पे गया और रोज वहां पे दुर्गा कुंड पे रहता था, रिक्शे वाले को पैसे देता था और 80 घाट पे जाके बैठता था। और पता नहीं आप लोग कभी इस नजर से गए हैं कि नहीं गए हैं बनारस। बनारस में जब आप जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, जैसे लखनऊ स्लो है, थोड़ा सा धीमे चलता है, दिल्ली थोड़ा फास्ट है। मैं मुंबई में अब रहता हूँ, मुंबई बहुत तेज है, बहुत तेजी से एक वहां पे आपको लगेगा लाइफ का एक पेस फील होगा। बनारस में 80 घाट पे, और हो सकता है मैं ये बात थोड़ी सरियल लगे, थोड़ी अनरियलिस्टिक लगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वहां पे जब मैं एक दिन बैठा, दूसरे दिन बैठा, तीसरे दिन बैठा, और जब चौथे दिन लगातार उसी समय पे बैठा, तो चौथे दिन मुझे लगा कि मैं पहले दिन बैठा हूं। वो सेम अंकल जो पड़ोस में पान खा रहे थे वो वैसे ही खा रहे हैं, पीछे एक स्पेनिश बंदी एक जा रही है, वो एग्जैक्टली वैसे ही जा रही है, राइट साइड पे जो बीएचयू के स्टूडेंट वहां पे आर्ट्स वाले बनाते रहते हैं वो वैसे ही बना रहे हैं, और 4 दिन ऐसे पास हो गए। और तब मुझे लगा कि मैंने जीवन के जो बड़े डिसीजन है सारे के सारे 80 घाट पे लिए, कि जो भी मुझे करना है या जो मुझे नहीं करना है। तो वो एक तरीके की किताब है अक्टूबर जंक्शन, सुदीप और चित्रा की कहानी आप पढ़ें। आपको जब जीवन में सब कुछ मिल जाता है, सब पैसा मिल जाता है, तब लाइफ कैसे बैंड बजाती है। और एक लड़की चित्रा पाठक जिसके पास कुछ नहीं है लाइफ में, और उसको जब सब कुछ मिलता है तब उसका क्या होता है, तो वो क्रॉस कनेक्शन की कहानी है। बल्कि उसमें एक जगह इनका नीम करोली बाबा का भी जिक्र आया, वो 2019 में किताब आई थी। और बाबा तो खैर वैसे भी बहुत लोग तब भी जानते थे, लेकिन अब लोग जो आज की डेट में पढ़ते हैं तो उनको लगता है, मैंने जब इधर बहुत फिर से एकदम से बहुत बहुत पॉपुलर हो गए, उस वहां लोग जाने लगे, मतलब ऑब्वियसली, तो लोग कहते हैं अरे आपने वो देख के लिख दिया, जबकि मैं बहुत पहले लिख चुका था उसमें। तो आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, बट ये इसका नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात आज खत्म करता हूँ। तो यहाँ पे चाय वाला, जैसे नहीं हम लोग जहाँ ट्रिवैक नाम की एक कोचिंग है, ट्रिवैक कोचिंग में किसी ने कोचिंग की है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, किसी ने नहीं की है, एक है ये मेरे मित्र ही हैं। तो ट्रिवैक बड़ा स्पेनिश नाम लगता है ना, कि कोई स्पेनिश जर्मन नाम होगा। तो उसकी नाम की महिमा यह है, 3 पार्टनर है ट्रिवैक के, त्रिवेदी, वर्मा, अग्रवाल। तो उन 3 लोगों ने मिलकर कोचिंग बनाई है। तो हम लोग वहां करते थे, तो वहां पड़ोस में एक चाय वाले भैया होते थे, और चाय वाले भैया क्या थे, वो कुछ भी फेंकते थे। जैसे वो ऐसी बात करेंगे, बिल गेट्स आए इंडिया, तो बोले अरे भैया ये लोग बहुत परेशान कर देते हैं यार, ये लोग ना जब आते हैं बिल गेट्स ना हमारे हाथ की चाय पीते हैं यार, है ना। वो बहुत बड़ी बड़ी फेंकते थे, क्या चाय पे चर्चा वाला आइडिया तो हमारा ही है, इस टाइप की बात करते थे। और उनका जो चाय वाले भैया थे उनका नाम था पहलवान भाई। पहलवान भाई अच्छी चाय बनाते हैं, ये केवल 2 लोग मानते थे पूरे शहर में, एक वो खुद और दूसरा मैं, क्योंकि मुझसे पैसे नहीं लेते थे उसके अलावा कोई नहीं मानता था, ऐसे ही फेंक देते थे। तो हुआ क्या, कोरोना में एक मेरे दोस्त ने यहाँ से एक वीडियो भेजा मुझे, वहां पे मुंबई का एक ऑटो यहाँ चल रहा था शहीद पथ पे, और मुंबई का ऑटो का नंबर था। तो वो जब लखनऊ की कोई चीज आती है तो मैंने पहलवान भाई को, मेरी आदत है, मैंने भेजा पहलवान भाई को वो वीडियो। तो और मुझे ये लगा कि यार एक आदमी मुंबई से ऑटो से आ गया यहां तक, लखनऊ तक चला के, कितनी हिम्मत की बात है। तो मैंने भेजा, तो पहलवान भाई की आदत है वो परमिशन लेके कुछ भी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला भैया एक बात आ रही है, आपको कहें, आपकी आज्ञा हो तो कहें। तो मैंने कहा हाँ कहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जब मौत आती है ना तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च याद नहीं आता, घर याद आता है। और जब उन्होंने बोला तो मैं सोच ही रहा हूं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं कि इतनी बड़ी बात इस चाय वाले ने बोल दी मुझे। तो कहते हैं और आप कब आ रहे हैं घर? और ये सवाल ऐसा है ना, तो मैंने कहा अरे है पहलवान भाई, है प्लान आने का। कहते हैं अरे यार आप लोग जो एक बार पढ़ लिख लेता है ना उसका घर छूट जाता है यार। अब ये दूसरी हैवी बात है, ये सच बात है ना, जिसका घर जो पढ़ लिख लेता है उसका शहर छूट जाता है। जो भी नौकरी करने चला गया है, आप काम करने चला गया है, बिजनेस करने चला गया, कुछ स्ट्रगल करने चला गया, उसका घर छूट जाता है। फिर पहलवान भाई ने बोला कि यार आप लोग का क्या है ना, पढ़ लिख गए, घर छोड़ के चले गए, आप लोग जो होली दिवाली मरने जीने में आते हो ना, इसको घर आना नहीं कहते हैं, घर विजिट करना कहते हैं। घर कब आओगे? तो मैंने कहा अरे यार पहलवान भाई छोड़ो है ना यार, आएंगे। अब ये बात उन्होंने कर दी और मैं सोच में पड़ गया, और मैं सोच में पड़ गया तो मुझे याद आया कि जब मैं घर छोड़ के यहाँ से जाता था अपने कॉलेज, यहाँ पे हम टिकट करा के, जब ये ऑनलाइन टिकट नहीं होते थे, या काउंटर पे जाना पड़ता था बादशाह नगर में चाहे 4 बाग पे, तो अब जाते थे और वहां पे कई बार टीटी से हम लोग इतने सिंगल थे प्रीतम हम लोग इतने ज्यादा सिंगल थे कि वहां जो टिकट कर रहे होते थे ना अंकल, उनसे भी बोलते थे अंकल देख लीजिए कोई आसपास कोई हो ऐसा, कोई लड़की, तो हम लोग साथ में हम लोग का कर दीजिए, ऐसा करें। और वो भी हमें डांट के भगा देते थे कि पागल हो क्या, ऐसा करें, है ना। तो हम अपना, और जब मैं घर से निकलूं तो मेरी माता जी जो है
वो हमेशा बिल्कुल ऐसे उदास होती थी, ऐसे रोती थी जैसे विदाई हो रही हो मेरी, कि बेटा जिस दिन जाते हो हम खा नहीं पाते हैं। तो मैं भी कहता हूँ मम्मी अरे तुम खा लो यार, मतलब ऐसा क्या उसमें, आप लोग ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना इससे बिल्कुल भी, है ना? चलो मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तो मम्मी हमेशा रोने लगे कि बेटा तुम जाते हो हम नहीं खा पाते हैं। ऐसी कई सारी मम्मियाँ होती हैं, आप लोग की मम्मी शायद बोलती हो ऐसा कि जिस दिन जाते हो मन नहीं लगता है बेटा। तो मैं उनको बोलता मम्मी खा लो यार। तो मैंने टिकट कराया S6 में, मेरा 23 नंबर था। और आप लोग जो स्लीपर में कभी ना कभी चले होंगे वो ये जानेंगे भाई कौन कौन चल रहा है मेरे साथ हिसाब किताब करने। तो उन्होंने कहा कि बेटा 23 नंबर मेरी सीट थी। अब मैं वहां पहुंचा तो मेरे जैसे मुक्तेश यहाँ बैठे मेरे दोस्त हैं, तो इन्होंने टिकट नहीं कराया था, ये अपना जनरल में जाके बैठे थे, ये आ गए, है ना? और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा टिकट है क्या? मैंने कहा हाँ आ जाओ ना, S3 में, अरे S6 में 23 नंबर है, अपना साइड वाली है, लोअर चलेंगे अपन, कोई बात ही नहीं है। तो ये अपना अपना जनरल में जहां सामान पटक के आए थे लेने चले गए। मैं जब अंदर घुसा वहां पे S6 में, तो जब ट्रेन में आप चलते हो ना स्लीपर में खास करके, तो क्या होता है वहां दो तीन ही तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं रिटायर्ड, एक अंकल होते हैं जो किसी बैंक में थे, है ना? आप कुछ भी बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं। आप बोलेंगे अंकल आज मौसम कितना गर्म है ना, कहते नहीं कल ज्यादा गर्म था, है ना? आप कुछ भी बोलेंगे सरकार कितनी अच्छी है, कहते नहीं पहले तो अलग बात थी, पहले तो दूध की नदियां बह रही थी, जो भी है ना। एक यहाँ पे मैरिड कपल होगा इधर साइड में जो बैठा होगा, नई नई शादी हुई, चूड़ा बिंदी लगा हुआ है अभी हाथ में। आप अगर दुल्हन को नहीं भी देख रहे हैं तो भी उसका पति आपको देख रहा है, और जब आप उधर देखेंगे ना जैसे ही, तो उसके पति की नजर आपसे मिलेगी, और उसको वो ऐसे घूरेगा जैसे कि भाई तुम्हें भी आंखों से अगर बाढ़ निकल सकते तो चला देता। तो मैं जब अंदर घुसा वहां पे, साइड वाली मेरी लोअर सीट थी 23 नंबर, मैं जाके बैठा वहां पहले से, जब से देखिए बाकी सारी चीजें तो कई सालों में एक बार हो रही हैं आजकल बहुत सारी चीजें, लेकिन जब मैं वहां जाके बैठा तो वहां पे एक मोहतरमा बैठी हुई थी, अंजलि मान लेते हैं, अंजलि बैठी हुई थी वहां पे, है ना? तो अंजलि जो बैठी थी 1000 साल में कम से कम, जब से धरती का मुझे नोन इतिहास है 2000 साल से, 2000 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब मैं ट्रेन में कभी चल रहा हूँ, जिस भी जन्म लिया हूं मैंने पहले, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मैं सीट पे बैठने गया अंजलि, तो कोई अंजलि नाम की कोई महिला वहां बैठी हुई है, कोई लड़की बैठी हुई है। तो मुझे लगा ये गलती हो गई होगी, तो मैंने दोबारा टिकट चेक किया कि S6 ही है कि नहीं है ये, तो मैंने चेक कर लिया S6 था। मैं जाके बैठ गया वहां पे, और अभी मुझे अंजलि का नाम नहीं मालूम है इस कहानी में ना, तो मैं जाके बैठ गया और मैंने अपना सामान वामान लगा दिया वहां पे। इतने में रिटायर्ड अंकल सामने बैठे ही थे, इधर न्यूली मैरिड बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड में, आप लोग इमेजिन कर ही रहे हो। और मैं सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा है अगर अंजलि बोलेंगे कि क्या आप सीट एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं ऊपर चला जाऊंगा। अगर वो बोलेंगी तो उनकी शायद ऊपर वाली होगी, तभी वो साइड में बैठी हैं। तो मैं बैठा हूं, तो उन्होंने पूछा कि आपका सीट नंबर क्या है? तो मैंने दोबारा चेक किया, मैंने कहा कि अरे शायद गलत तो नहीं देख लिया डब्बा, एक्साइटमेंट में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा मेरा तो 23 नंबर है, आपका? तो अंजलि ने कहा कि अरे मेरा भी 23 नंबर है। और मुझे भारतीय रेलवे पे उस दिन जो उसने गलती की थी, हसीन हादसा जो हुआ हमारे बीच में, मुझे यकीन आ गया कि भारतीय रेल इससे अच्छी कोई रेल नहीं है। यूरोप वोरोप में फालतू में लोग बोलते हैं, है ना, जापान में फालतू में जो हवा में चलती है हम लोग कहानियां सुनते, सब बेकार, ये है असली रेल। तो मैंने कहा यार, तो मैंने कहा अरे मेरा भी 23 है। मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस में, मैंने कोई बात नहीं, टीटी अंकल आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे, अब क्या है, हम लोग को साथ ही जाना है, आप कहाँ तक जाएंगे? उन्होंने कहा सहारनपुर तक जाएंगे। मैंने कहा हम लोग रुड़की तक जा रहे हैं। और चूंकि मैं IIT रुड़की का नहीं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन जब कोई ऐसा मिल जाता था तो हमेशा बताता था IIT रुड़की में पढ़ता हूँ मैं, है ना। तो मैंने कहा कि हाँ जाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने में, और मैं सोच रहा हूँ इतना हसीन रिश्ता भी बन रहा है, बातचीत शुरू हुई है, इतने में जो रिटायर्ड अंकल थे, तो उन्होंने कहा जरा टिकट दिखाइए अपना। तो मैंने टिकट उनको दिखाया, तो उन्होंने टिकट ऐसे देखा, तो कहते पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तो मैंने कहा अरे अंकल ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? कहते तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मैंने कहा नहीं अंकल सही तो है, S6 में 23 नंबर। तो कहते हाँ 23 नंबर तो है, लेकिन टिकट तो कल का है। अब मैं बिल्कुल, मुझे लगा यार ये मतलब क्या ही बताया जाए। अब 5 मिनट बचे थे ट्रेन को चलने में, मैंने आखिरी बार अंजलि को देखा कि अब ये 1000 साल में जो कहानी होने वाली थी वो खत्म हुई। मैं बड़े बेमन से वहां पे, इधर मैं डब्बे से उतरा हूं और इधर मेरे मित्र मुक्तेश चढ़े, और वो कह रहे मेरा दोस्त कहाँ गया? वो अंजलि से लड़ते हुए गए पूरे रास्ते, वो कहाँ गया मेरा दोस्त, क्योंकि तब फोन वोन थे नहीं उस तरीके से, है ना। ये अपना जो भी लड़े होंगे, हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी थी बसने से पहले ही। अब रास्ते में जो हमने ऑटो लिया, वहां से हम पहुंचे पेपर मिल कॉलोनी।
जब पहुंचा मैं ऑटो में, जब मैं बैठा उस दिन जो मैंने लिया, तो मैं उस दिन अकेले नहीं था, शेयर्ड ऑटो नहीं था वो, मैं और अंजलि जी की न बनी हुई यादों के साथ में लौटा घर। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी बहन ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो मैंने कहा मम्मी क्या कर रही हैं? तो ने कहा आके देख लो क्या कर रही हैं। मैं अंदर घुसा घर में, डाइनिंग टेबल पे मम्मी खीर खा रही थी। मेरा उस दिन विश्वास उठ गया। मैंने कहा मम्मी कुछ तो सच्चा मिले इस धरती पे। उधर अंजलि जी चली गई, इधर दिल टूट गया। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन था, है ना, एक एक्स्ट्रा दिन मेरे पास बच गया। तो अगले दिन हमारा तो फेवरेट टाइम पास है, हम पहलवान भाई की दुकान पे पहुंच गए। पहलवान भाई अलग सुर में है, वो कह रहे हैं अरे यार अटल जी आए हुए हैं और उनको तो यार मेरे अलावा चाय नहीं पसंद में आती है किसी की, तो यार बुला लेते हैं यार ये लोग, यार रुको यार भैया, है ना। वो अपना उसी सुर में, कोई नहीं उनकी बात मानता था, है ना। लेकिन मुझे हमेशा उन कहानियों पे काव्या विश्वास है जो किसी को सच नहीं लगती। तो मैं अपना वहां पे पहुंचा, वो पहलवान भाई अपने सुर में, वो अच्छा उनका क्या आदत थी, अखबार जोर जोर से पढ़ते थे कि एक लड़का लड़की पटरी पे कट गए, एकदम से कोई और पढ़ेंगे, फिर एकदम से ना अखबार पढ़ के वो ओपिनियन देते जैसे न्यूज में दी जाती है ना, जैसे न्यूज में न्यूज होता है, ओपिनियन होती है। तो वो ओपिनियन देते थे कि अरे भैया ये कटे नहीं होंगे यार, कोई पटरी पे थोड़ी ना कटेगा यार, मार के फेंक दिया होगा यार। तो मैंने कहा अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोले नहीं यार हम भी तो ऐसे ही भागे थे ना घर से, ग्वालियर से हम निकले थे। तो मैंने कहा आपका घर है कहाँ, आप तो लखनऊ के नहीं हो? मैंने कहा नहीं यार हम तो ग्वालियर के हैं यार, वो 10 साल हो गए। तो मैंने कहा आप घर नहीं जाते? ये वही आदमी है, वही पहलवान नहीं जो अभी 5 मिनट पहले कहानी में मेरे को बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो मैंने कहा आप घर नहीं जाते? कहते हैं नहीं यार घर कहाँ जा पाते हैं यार भैया, घर की तो बहुत याद आती है यार, जैसी घर पे नींद आती है वैसी तो नींद ही नहीं आती। मैं भी कल से जब से आया हुआ हूँ मैं यही सोच रहा हूँ, जैसी नींद मुझे यहाँ आती है वैसी मुझे मुंबई में नींद ही नहीं आती है। और कह रहे हैं यार यहाँ तो नींद ही नहीं आती यार, वो घर पे तो कहते हैं यार बहुत रमाकांत हेमा सबकी याद आती है। मुझे लगा उनके भाई बहन होंगे, तो मैंने कहा कौन है ये सब लोग? कहते हैं यार रमाकांत हमारे खेत का नाम है, हेमा हमारी जो गाय थी उसका नाम है, और वो खेत और गाय के नाम गिनवाने लगे मेरे को कि मुझे इन सब की याद आती है। तो मैंने कहा अरे आप चाय पिलाओ। मेरा भी बड़ा अजीब सा हो गया। कहते यार अगर हम नहीं भागे होते ना भैया हमें काट के फेंक देते, ऐसी हमारी भी खबर आती छोटी सी पेज 3 पे। तो वो हुआ, फिर अपना चाय वाय पीते रहे। फिर अब एकदम से मजाक में बोले यार भैया आप लोग तो पढ़ लिख लोगे ना, शहर छूट जाएगा यार आपका, नहीं लौटोगे कभी। मैंने कहा अरे आप पहलवान भाई ऐसे क्यों बोलते हो यार, आएंगे ना? कहते अरे यार क्या फालतू बात कर रहे हो यार, कुछ नहीं आओगे आप, चले जाओगे छोड़ के। अच्छा मुझे बुरा भी लगे कि यार वो क्यों आदमी बार बार बोल रहा है, और बात सच भी बोल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे ही घर छूट जाता है ना काम के चक्कर में। तो हुआ क्या, जब छूटा घर, और मुंबई शहर आप लोगों में से कुछ लोगों का शायद सपना होगा कभी, यहाँ पे शायद कुछ लोग लिखने पढ़ने वाले एक्टिंग के लिए थिएटर वाले लोग होंगे। मुंबई शहर के बारे में बस एक चीज मैं बोलूंगा कि मुंबई हिंदी फिल्मों में जो पुराने विलेन होते थे ना, जो कहते थे डावर सेठ, इस धंधे में आदमी अपनी मर्जी से सकता है, जा उनकी मर्जी से सकता है, मुंबई शहर एग्जैक्टली वैसा है। वहां पे आप अपनी मर्जी से जाते हैं, निकल आप उस शहर की मर्जी से सकते हैं। और कादर खान साहब ने, जो बहुत बड़े एक्टर राइटर आर्टिस्ट रहे, उनकी एक बड़ी सही लाइन थी। उन्होंने बोला था मुंबई का जो समंदर था उसके बारे में कि मुंबई के समंदर में ना हर नाम की एक लहर आती है, बात यह है कि जब वो लहर आती है तब तक आप उस शहर में टिके हैं कि नहीं टिके हैं। तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, और मुंबई शहर को पता है डावर सेठ की तरह है, वो आपको ले लेता है। फिर एक दिन मुझे एक शादी का इन्विटेशन आया, और शादी का इन्विटेशन आया तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और इसी बहाने पहलवान भाई से भी मिल लेंगे। शादी जिस व्यक्ति की थी वो आप लोग उसको जानते हैं जिसकी शादी का इन्विटेशन आया था। वो शादी हो रही थी अंजलि की, और किससे हो रही थी उसको भी आप जानते हैं, वो शादी हो रही थी मुक्तेश से, जो मेरा दोस्त उस दिन गलती से मैं आया और पहलवान भाई के यहाँ, अपना दिन शाम को शादी है तो मैं पहुंच गया भाई पहलवान भाई के यहाँ। पहलवान भाई वही अपना सुर में कहते अरे चाय पे चर्चा वाला आइडिया तो हम ही ने दिया था, और ये सब कर रहे हैं वो। फिर एकदम से बोले यार भैया आप यार इस बार आए हो, रुक के जाओ थोड़ा, हर बार आप गोली दे के चले जाते हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं रुकूंगा, आपको इसकी चिंता वाली बात नहीं है। और पहलवान भाई एकदम से ना उस दिन एक पूरा लेके आ गए गट्ठर पेपर की कटिंग का, और कहने लगे ये देखो यार भैया आपका जब पेपर में नाम आता है ना, जब किताब लिखी है आपने और ये सब किया है, तो हमें खुशी होती है कि हम तो दिन भर में 10 लोगों को बताते कि हम ही ने इनको लिखना सिखाया है। या हम ही तो बताते हैं कहानी वाली, कहानी अक्टूबर जंक्शन तो हम ही ने बताई थी इनको। वो करने लगे। मैंने कहा और क्या हाल है भाभी के बच्चों के? तो कहते यार भाभी जिनके साथ भागे थे मतलब घर से,
वो उनको उन्होंने कॉल सेंटर में भेजते थे सीखने के लिए, अंग्रेजी कॉल सेंटर की नौकरी लग जाए उस समय। तो वो जो कह रहे थे यार, वो जो कॉल सेंटर में जो पढ़ाते थे मास्टर साहब अंग्रेजी, वो तो यार उनके साथ चली गई। मैंने कहा और बच्चा, कहते बच्चा इंजीनियरिंग कर लेगा, आपको रिज्यूम फॉरवर्ड कर देंगे, नौकरी लगवा देना आप। और कहते सामने भैया घर ले लिया। पहलवान भाई की दुकान अब बड़ी हो चुकी थी, बहुत बड़ी दुकान हो चुकी थी। और जब वो फेंकते थे ना कि अटल जी के लिए हम चाय बनाते हैं, ऐसा करते हैं ना, सब मजाक उड़ाते थे उनका। तो उन्होंने एकदम से कहा भैया आपके साथ फोटो नहीं है यार हमारी, कोई मानता नहीं यार, हम बताते हैं तो आज फोटो हो जाए। तुरंत एक लड़का आया, उसने फोटो खींची। 2 फ्लोर की दुकान है, सामने घर है, और सामने घर जो था वो दिखाते हुए बोले भैया लेकिन वहां जाने का मन नहीं करता यार। और उसी दिन अखबार में एक शायर थे बहुत बड़े, अमीर कजलबाश, उनकी एक शायरी आई हुई थी जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली के गाने लिखे थे कि तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। उन्होंने ये पढ़ा, फोटो खींची, फट से एक लड़का आया और इतनी बड़ी फोटो ले आया। इतनी बड़ी फोटो मेरे घर में मेरी नहीं है अभी तक। पहलवान भाई के साथ जो फोटो थी, वो फोटो जब लगने जा रही थी दीवार पे, तब मैंने देखा वहां पड़ोस में एक और फोटो लगी हुई थी, पहलवान भाई और अटल बिहारी वाजपेयी की। क्योंकि वो ग्वालियर के थे, दोनों लोग ग्वालियर के थे वो, और वो जो मजाक में नहीं बोलते थे जैसे बोलते थे। और बोले कि यार जल्दी आया करो यार घर। मैं ये सोचने लगा उस दिन, मैं सही बता रहा हूँ, जो हम लोग, जिन सारे लोगों का शहर छूट गया, कि यार मेरा लखनऊ में केवल एक घर थोड़ी ना है। जो पहलवान भाई की जो दुकान है चाय की, वो भी तो मेरा घर है। वो आदमी वहां रहता है, उसका वो घर छूट गया, वो अपने घर नहीं जा पाता। मेरा भी तो कितने सारे घर छूट गए। अब हर बार, जैसे मैं कल फिर लखनऊ से जा रहा हूं, और हर बार मैं जाते हुए मैं इमोशनल होता हूं कि मैं हमेशा सोचता हूं जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है कि धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि ये शहर मुझे रोक लेगा। और हर बार मैं ज्यादा यहाँ, मेरे ज्यादा टुकड़े छूटते हुए जा रहे हैं, और मैं उस इंतजार में हूं कि जिस दिन लखनऊ पूरा का पूरा मुझे वापस अपने घर में खींच ले। बहुत बहुत धन्यवाद।